हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज है ट्रायम्फ सीरीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ, यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों के लिए। हालांकि एलटी में जॉन गोल्सवर्दी नहीं है, मगर आप लोगों को ये यूपी टीजीटी के लिए हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कॉमन है यूपी टीजीटी और यूपी एलटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। और ये शुरू हुई हमारी अंताक्षरी और आपके सामने है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। विच गोल्सवर्दीज नॉवल focuses on the Peskins, a working class family and their struggles beyond flowering wilderness in chancery या fraternity। तो इससे पहले कि आप अपना दिमाग लगाओ, चलो लगा लो दिमाग, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम करेंगे। अब आपके हिसाब से क्या है, क्या ये कैरेक्टर आपने कभी नाम सुना है, पेस्किंस? तो आप कहाँ से, वही है पहला क्वेश्चन हमारा भी ऐसे ही आ गया जैसे यूपी टीजीटी में उन्होंने जो है भाई जिस तरीके से जब 2016 में पेपर हुआ था और उन्होंने गोल्सवर्दी के वर्क की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, है ना, और बाद में उस पहले उसको सही मान लिया था और फिर उसके बाद जो है उसी को 2021 में गलत मान लिया था। तो ये हमारे यहाँ भी स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है, ये पेस्किंस नहीं है, ये परकिंस है। और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, तो जिससे कि आप इसे याद रखें और भूलें ना। देखो भाई, पहली बात, ये परकिंस है। परकिंस कोई कैरेक्टर नहीं होते हैं। परकिंस जो है, परकिंस किसी कैरेक्टर का नाम नहीं है। परकिंस जो कहा जाता है, परकिंस का मतलब होता है माइनर कैरेक्टर्स। माइनर कैरेक्टर्स जो कि सर्वेंट्स, क्लर्क्स या भाई जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं ना, बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लॉट में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, मगर ये कंट्रास्ट सर्व करते हैं। अपर क्लास के साथ एक कंट्रास्ट जो है वो सर्व करते हैं। तो बेसिकली पर्किंस कहते हैं, किसे कहें, पर्किंस कहते हैं एक वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं उनको बोला जाता है। जो पूरी की पूरी वर्किंग क्लास होती है, चाहे वो सर्वेंट्स हो, क्लर्क्स हो, उनको जो है वो पर्किंस कहा जाता है। तो यहाँ पर डिनी शेरिल का जो इसमें कंट्रास्ट जो है, अब कौन से नॉवल में पर्किंस जो है वो दिखाए गए हैं, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में। फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में जो शेरिल के हाउस होल्ड के कंट्रास्ट में पर्किंस दिखाए गए हैं, जिनके बहुत ज्यादा ड्रीम्स नहीं है, कुछ नहीं है। पर्किंस जो है वो मॉडेस्ट, भाई जहाँ पे शेरिल जो है वो बहुत बड़े मेंशन में रहते हैं, जो पर्किंस हैं वो बिल्कुल मॉडेस्ट जो है वो जगह पर रहते हैं। और वर्किंग क्लास लाइफ है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। उनका काम क्या है नॉवल में, उनका काम है नॉवल में कि भाई देखो, बेसिकली जॉन गॉल्सवर्दी ने पर्किंस जो क्लास है उसको इंट्रोड्यूस करके क्या बताया है, स्कोप ऑफ द नॉवल, नॉवल के स्कोप को उन्होंने एक्सटेंड करा है बियॉन्ड रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स। मतलब रोमांटिक एंटेंगलमेंट से हटाकर उन्होंने दिखाया एक वो भी लाइफ होती है जहां डे, मतलब अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ के लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये जो पर्किंस होते हैं, दे प्रोवाइड अ सोशल मिरर कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस और नीदर इज इट अ पीस ऑफ केक। तो ये पर्किंस जो हैं वो फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में इट पर्किंस माइनर कैरेक्टर्स, वर्किंग क्लास, दे होल्ड अ मिरर टू द सोसाइटी कि दे डू नॉट हैव टाइम टू ड्रीम, they do not have time to ponder over romantic entanglements। उनका वो जो है वो डे टू डे लाइफ के लिए स्ट्रगल करना, और वो स्ट्रगल से एक कंट्रास्ट दिखाया गया है कि हाउ अपर क्लास लीड देयर लाइफ एंड हाउ द वर्किंग क्लास लीड देयर लाइफ। In the Man of Properties, Swami's foresight व्यू ऑफ लव इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। देखो भाई, मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो उन्होंने सबसे पहले अपने फॉरसाइट सागा में नॉवल लिखा था, उसमें अगर हम ये बात करें कि उसका व्यू क्या था, वो अपनी पत्नी के लिए जो एक उसने एक मेंशन बना रहा था, वो क्यों बना रहा था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर मैं अपनी पत्नी के लिए ये सब नहीं करूंगा तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो वो उसकी लव जो है दैट वाज पजेसिव ओनरशिप, स्वयं पजेसिव ओनरशिप।
गॉल्सवर्दी शॉर्ट स्टोरी द एप्पल ट्री प्राइमरली एक्सप्लोर्स। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी इसके लिए। एप्पल ट्री जो गॉल्सवर्दी की स्टोरी है, इट केम इन 1916। और इसमें क्या है, ये क्या बताती है? कॉलोनियल एडवेंचर, क्लास कॉन्शियसनेस, सुपर हॉरर या हिस्टोरिकल रोमांस? तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि ये कहानी इस तरीके से, एक फ्रैंक एशर्ट नाम का लड़का जो कि अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, और उसका दोस्त फ्रैंक, वो मीगन नाम की लड़की से मिलते हैं। फ्रैंक और जो है फ्रैंक और उसका दोस्त जो है वो मीगन नाम की लड़की से मिलते हैं। फ्रैंक एक अमीर घर का पढ़ा लिखा लड़का है, और वो जब एक गांव की खूबसूरत सी लड़की से मिलता है तो वो ऑस्ट्रक हो जाता है मीगन की ब्यूटी देखकर। और एप्पल ट्री के नीचे उनका जो रोमांस है दैट ब्लॉसम्ड। लेकिन जब शादी करने की बात आती है तो ही बैकड आउट, कि उसको लगता है कि शादी अपनी ही क्लास में करनी चाहिए। क्लास कॉन्शियसनेस उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो किसी और सोशली सूटेबल गर्ल से शादी करता है। जब वो बहुत साल बाद वो उस जगह पर लौट के जाता है तो उसको मीगन की यादें आती हैं। तो बेसिकली क्लास कॉन्शियसनेस हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑल्दो फ्रैंक वाज इन लव विद मीगन, बट ही बैक्ड आउट on the question of marriage because he wanted to marry with someone who belonged to his class. So class consciousness is the theme of Apple Tree, which play by Goldsworthy examines the breakdown of a marriage through legal and social pressures, loyalties, the eldest son, strife, the silver box. बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया। तो इसका जो है सही जवाब आप लोगों के सामने है। मैं तो आपसे इंतजार कर रही थी, अगर आप भी बता दो तो ज़्यादा बढ़िया रहे। लास्ट में तो मुझे ही बताना है। और ये है जो उनका एक नोव्यू रिच पर है, और दैट इज गोल्सवर्दी का। वैसे देखो एल्डेस्ट सन में तो शादी होती ही नहीं है। स्ट्राइफ जो है वो जो एक एक स्ट्राइक के बारे में, सिल्वर बॉक्स जो है जस्टिस इज डिफरेंट फॉर द रिच एंड फॉर द पुअर, वो उस पर है। तो ले दे के बचा क्या? लॉयल्टीज। तो जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ अ मैरिज थ्रू लीगल एंड सोशल प्रेशर, उसको जो है दिखाया गया, एंड दैट इज लॉयल्टीज। लॉयल्टीज क्रिस्को ब्रेकडाउन ऑफ है, मतलब शादी का टूटना जो है उस पे दिखाया गया। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर। Goldsworthy's narrative technique is often characterized by stream of consciousness, detached third-person realism, first-person confessional या एपिस्टलरी फॉर्मेट। गोल्सवर्दी की कहानी कहने की जो टेक्निक है उसमें वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को नहीं अपनाते हैं। उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक फ्रेगमेंटेड थॉट्स होते हैं और विचारों की श्रृंखला चलती है। फर्स्ट पर्सन कन्फेशनल भी नहीं है उनके प्लेज में या नॉवेल्स में। उनकी एक झलक देखने को मिलती है, बट वो कन्फेशनल नहीं होते हैं। वो एक डिटैच थर्ड पर्सन और रियलिस्ट, क्योंकि उस समय जो मूवमेंट भी था ना वो रियलिज्म। अरे गोल्सवर्दी है तो जस्टिस है तो एलटी में भी, मैं भूल गई थी, आई अपोलोजाइज। डिटैच थर्ड पर्सन रियलिज्म जो है वो इसमें देखने को मिलता है। रियलिज्म एक मूवमेंट है जो चीजों को वैसे ही पोर्ट्रे करता है जैसे वो दिखती हैं। आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन व्हाट शी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन। तो आपको इसमें नाउन क्लॉज ढूंढना है। नाउन क्लॉज क्या होता है? किसी के वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले वर्ब ढूंढो। सरप्राइज इज अ वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसका? व्हाट शी डिसाइडेड। क्या? व्हाट शी डिसाइडेड। तो ये उसका सब्जेक्ट है। जो वर्ब का सब्जेक्ट है, जब कोई पूरा का पूरा जो क्लॉज है, क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक फाइनाइट वर्ब आता है। पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड इट इज अ नाउन क्लॉज। If he had known the truth, he would have acted differently. The clause if he had known the truth is relative, conditional, noun, comparative. बताओ बताओ जल्दी बताओ। He would have acted differently when if he had known the truth. अगर उसे पता होता, ये थर्ड कंडीशनल क्लॉज है, तो ये है कंडीशनल क्लॉज, एंड दैट टू थर्ड कंडीशनल क्लॉज। विच इज अ कंसेसिव क्लॉज। कंसेशन वाला क्लॉज कौन सा है?
Although she was tired, she finished the work. Because it rained, we stayed home. If you call me, I'll answer. Whoever wins will get a prize. Although दो वाले जो होते हैं कंसेसिव क्लॉज होते हैं, कंसेशन बताने वाले क्लॉजेज होते हैं. Although she was, हालांकि वो थकी हुई थी मगर फिर भी उसने अपना काम जो है वो पूरा करा. तो दिस इज अ कंसेसिव क्लॉज एंड क्लॉज कंसेशन क्लॉज कौन से क्लॉज की कैटेगरी में आते हैं? एडवर्ब क्लॉज. The clause that the earth revolves round the sun in I know that the earth revolves round the sun functions as I know what that the earth revolves round the sun. I know what. जो what का जवाब दे वो कौन सा clause होता है? बताओ बताओ बताओ. वो होता है noun clause. That is noun clause. वो noun clause होता है. In the sentence, he speaks as if he owned the place, as if he owned the place is simile clause, comparative clause, causative clause या purpose clause. बताओ भाई. एक्चुअली ये जो है ना ये कंडीशनल क्लॉज और ये पास्ट सब्जंक्टिव है. तो इसमें नहीं है, ये पास्ट सब्जंक्टिव है. तो इसमें से हम बोलिए पास्ट सब्जंक्टिव है जिसमें प्रेजेंट की एक स्थिति बताते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताते हैं या प्रेजेंट की एक ऐसी स्थिति जो है नहीं, मानो का सेंस होता है. तो ये पास्ट सब्जंक्टिव है, कंपैरेटिव नहीं है, सब्जंक्टिव है. तो इसमें से कोई सा नहीं है. ठीक है जी. A person who loves mankind is misogynist, philanthropist, monopolist या polyglot. तो भाई देखो एक बात होता है जहां मिस हो लग जाता है ना, मिस इसका मतलब होता है हेट, और मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स विमेन. समझे? जो औरतों से नफरत करती हैं मिसोजिनिस्ट. फिला मीन्स होता है लव, जो रूट फॉर्म होती है फिला मीन्स लव. एंथ्रोप मीन्स मैन. तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है वन हु लव्स मैन या वन हु लव्स मैनकाइंड. दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट. तो यहां तक के क्वेश्चन आपको आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. वन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज अ एटियोलॉजिस्ट, एटिमोलॉजिस्ट, एथनोलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट. बताओ भाई क्या होगा? तो यहां पर आपको मैं थोड़ा सा समय दे रही हूं जो आप मुझे बता. पहली बात, आपको जहां पर भी इष्ट दिखे उसका मतलब क्या होता है? मानने वाला. देखो इसमें इष्ट आया, सभी में इष्ट आ रहा है. इसमें जो आंसर है वो है आपका बी, एटिमोलॉजिस्ट. और एटिमोलॉजिस्ट कौन होता है? वन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड. जो ओरिजिन ऑफ वर्ड पढ़ता है, कहाँ से आया, कैसे आया. ठीक है. जो ओरिजिन, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स पढ़ता है उसको एटामोलॉजिस्ट कहा जाता है. ठीक है जी. चलो आगे बढ़ते हैं. A person who speaks several languages fluently is a polyglot, monoglot, omnivore, philatelist. तो सबसे पहले आप ये देखिए, ग्लॉट मतलब होता है कि लैंग्वेज है. तो पॉली मतलब होता है बहुत सारे. तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला. मोनो मीन्स होता है वन. तो एक भाषा बोलने वाले को मोनोग्लॉट कहते हैं. One who believes that night is the best time is noctambulist, नेक्टोफाइल, सोमनाबुलिस्ट, हेमेटोफाइल. तो क्या होना चाहिए? वन हु बिलीव्स दैट नाइट इज द बेस्ट टाइम इज नॉक्टेम्बुलिस्ट, नेक्टोफाइल, सोमनाबुलिस्ट, हेमेटोफाइल. देखो पहले मैं आपको पहले वर्ड का बता दूं. जो नॉक्टेम्बुलिस्ट होता है हु वॉक्स अबाउट एट नाइट, जो सोते में चलते हैं तो उसे नॉक्टेम्बुलिस्ट कहा जाता है. इसका मतलब कोई स्लीप वॉकिंग अगर करता है तो उसे नॉक्टेम्बुलिस्ट कहते हैं. और ये यही सेम चीज जो है वो सोमनम्बुलिस्ट है ना.
यही जो है वो सोमनम्बुलिस्ट है कि भाई उसका भी यही मतलब होता है जो नींद में चलता है। नॉक्टम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है, सोमनम्बुलिस्ट जो कि जो सोते में चलता है। अब उसके बाद आप ये भी देख लो, ये जो लास्ट का वर्ड है उसका भी मैं आपको मीनिंग बता रही हूं। हेमेटोफाइल, हेमेटोफाइल या हेमोफाइल का मतलब होता है जैसे हेमोफीलिया की बीमारी होती है, रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो नॉक्टम्बुलिस्ट देखो, एम्बल जहां पर भी आता है ना, ये एम्बल जो होता है ना, ये जो वर्ड आप देख रहे हो एम्बल, अगर आप इसको पहचान लो तो इसका मतलब होता है वॉक, चलना। ये भी है वॉक। तो ये सोमनम्बुलिस्ट होता है नींद में चलना, नॉक्टम्बुलिस्ट भी जो होता है नींद में चलना। तो ये तो चलने के लिए, एम्बुलेंस होता है ना, एम्बल, तो ये एम्बल मतलब होता है चलना, तो ये तो है नहीं। तो नेक्टोफाइल, फाइल मतलब होता है प्यार करना, लव करना, तो नेक्टोफाइल मीन्स होता है वन हु लव्स नाइट, वन हु इज द क्रिएचर ऑफ नाइट। अ पर्सन हु फियर्स क्राउड इज ए क्लॉस्ट्रोफोब, एगारोफोब, जीनोफोब या हाइड्रोफोब। अब आप अगर वर्ड्स को ध्यान से देखो तो जिसको जो है ना जिसको भीड़ से डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? तो पहले अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थानों से डरने हो, और इसके बाद है इसके, अगर ये जो नीचे वाला वर्ड है इसको अगर मैं बता दूंगी तो बाकी फोब का मतलब क्या होता है? फोबिया यानी कि डर। तो ये जीनोफोब, हाइड्रो मतलब फोब होता है पानी से डरना। और एक ये जो जो वर्ड है एगोराफोब, एगोराफोब का मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति जो होता है ना, एक वो सफर्स फ्रॉम एगोराफोबिया, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। जहां पर एक व्यक्ति को डर लगता है कि अगर मैं यहाँ फंस गया तो यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। एक्सट्रीम क्राउड को देख के जिससे डर लगता है, घर से बाहर जाते हुए जैसे डर लगता है, एक्सट्रीम जो है ना, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंड दैट इज एगोराफोब। जिस व्यक्ति को घर छोड़ते हुए डर लगता है, भीड़ देख के डर लगता है कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, दैट इज एगोराफोब। क्लॉस्ट्रोफोब बंद स्थानों से डर होता है, हाइड्रोफोब पानी से डर होना। ठीक है, तो ये आपका जो है ये मैंने आपको बताया। बाकी अब आगे बढ़ती हूँ मैं। 15 क्वेश्चन होगा, अब थोड़ा सा मैं अपना ऐड कर लूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में, अपने इसके बारे में बताना चाहूंगी। देखो भाई, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मैं एक सबसे आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ऑनलाइन टेस्ट जो है वो करवाया था। उस ऑनलाइन टेस्ट में 143 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। गिन के देखना, मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगी नहीं। 143 में से 3 स्टूडेंट्स को हमने जो है वो टॉप रैंक्स में जो आए, टॉप रैंक होल्डर्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5000, 2000 एंड 3000। तो भाई देखो, हमने जो है प्राइज मनी, सेकंड वाले ने क्लेम नहीं करा, तो फर्स्ट वाला, अभी ये देखो थर्ड वाले को, रमाकांत थर्ड पे थे, उनके जो है हमने 2000 रुपीज उनके अकाउंट में डाल दिए। और ये भाई उनसे ऑब्वियसली जब किसी ने आपसे पैसे जो है भाई आपने प्राइज मनी ली है तो उसका एक रिसीविंग हम जरूर लेते हैं कि भाई हाँ, आप ये बोलो कि इंग्लिश सूत्रा की तरफ से आपको पैसे प्राप्त हो गए। तो ये रिसीविंग जो है हमने ली कि इंग्लिश सूत्रा ने मुझे 2000 रुपीज पे कर। इसके बाद ये फर्स्ट प्राइज वाली स्नेहा सिंह थी, आपने भी देखा होगा जब मैंने दिखाया था। तो इसको हमने 5000 रुपीज जो है वो इनके अकाउंट में सेव करे, और उनसे भी, क्योंकि ये जो है वो मैंने कहा था कि भाई मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं वीडियो बनाऊंगी, बट शी वाज नॉट कंफर्टेबल। रमाकांत कंफर्टेबल थे, फिर मैंने कहा जब फर्स्ट वाले ही कंफर्टेबल नहीं है तो मैं क्या करूं। मेरा मानना ये था कि मैं पूछूं कि भाई आपने क्वेश्चन करे हैं तो मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूं जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई सब चीज ठीक है, बट शी वाज नॉट कंफर्टेबल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जब मैंने वो चीज रखी है तो मुझे देना जो है वो बनता है। तो मैंने फर्स्ट प्राइज जो है वो इनको दिया। और क्योंकि भाई देखो, लेकिन हाँ बस एक वो ली है कि आप ये भी आपको प्राइज मनी रिसीव हो गया। अब आप सोच रहे हो मैडम हमें क्यों दिखा रही हैं ये बार बार? तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश सूत्रा के इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और जो आगे रजिस्टर होंगे उनके लिए अक्टूबर में एक टेस्ट जो है वो अरेंज किया जाएगा। अक्टूबर तक बच्चे बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे। और उसकी प्राइज मनी जो रखी है मैंने वो 15,000 रुपीज फर्स्ट प्राइज, 10,000 रुपीज सेकेंड प्राइज और 5,000 रुपीज मैंने थर्ड प्राइज रखा है। और उसमें जो है जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को जब तैयार हो गए भाई, उन्हीं के लिए जो इंग्लिश सूत्रा के
में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है केवल वही स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो ओपन फॉर ऑल नहीं होगा। जब ओपन फॉर ऑल तो जो था वो 5000, 3000 2000 वाला था। तो हम क्या करेंगे, वो बच्चों को हम मौका दे रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे आपने एडमिशन लिया, आप अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ ही अगर आपकी 15,000 10,000 या 5,000 आप यहाँ से इनाम के रूप में लेके जाते हो, तो सोने पे सुहागा है। तो वो चीज हम अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, और यही चीज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप भी रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा ये लालच है। देखो भाई, पढ़ाने के मामले में तो मैं कोई किसी चीज में कमी छोड़ती नहीं हूँ कि मैं इस चीज का लालच देके, लेकिन टेस्ट है, अगर टेस्ट की तैयारी करते हैं तो एक तो आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है, दूसरा आपके पास एक मौका भी है कि हाँ भाई ये चीज भी हमको मिल सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप अगर लैपटॉप या टैब पर देखना चाहते हैं हमारे ऐप को, तो आपको क्या करना है, englishsutra.com से आप जो है सीधा गूगल पे हमें हमारे ऐप को पे लॉग इन कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए और जो है आप हमारे बैचेस एलटी के देख सकते हैं। ये हैं हमारे एलटी के बैचेस। ये एक ग्रामर लिटरेचर विद हार्ड कॉपी नोट्स है इसमें आपको। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, जीआईसी लेक्चरर का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल रहा है। जीआईसी लेक्चरर फ्री दिया है मैंने इसमें प्री के लिए, और उसमें 3 राइटर्स यूपी टीजीटी के और 15 राइटर्स यूपी पीजीटी के कवर हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। उन्हें मैंने भाई, जो मेरे स्टूडेंट्स जो खरीद रहे हैं ना एलटी का बैच, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि भाई अगर आप कहीं भी तैयारी करके आए हो, लेकिन अगर आप भाई दिसंबर में पेपर है यूपी टीजीटी का, 3 राइटर्स आपको इसमें फ्री मिल रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हो। वो भी आप जीआईसी का इसमें बैच जो है फ्री है, और वो आपकी अन्य एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा क्योंकि 3 राइटर्स इसमें वही शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है, और बाकी जो राइटर्स हैं वो यूपी पीजीटी के लिए भी हैं। तो ये जो जीआईसी का बैच है वो हमने फ्री दिया है इसमें, और ये हार्ड कॉपी नोट्स वाला है, ये पीडीएफ नोट्स वाला है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। बैचेस में क्लासेस सबकी साथ में चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो नोट्स का अंतर है कि भाई उसमें नोट्स ज्यादा है, उसमें हार्ड कॉपी नोट्स है ना, ज्यादा नहीं, हार्ड कॉपी नोट्स हैं, इसमें नोट्स पीडीएफ फॉर्म में। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज बताती हूँ, जो मेरे बैकअप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने जीआईसी लेक्चरर का जो बैच है वो फ्री दिया है। जो टेस्ट पेपर वगैरह कराती हूँ उनको भी कराती हूँ, हालांकि वो काफी कुछ पढ़ चुके हैं, मगर जहां पर कोई भी चीज ऐसी मुझे लगती है कि देखो लाइव क्लासेस उनकी रोज नहीं चलती है क्योंकि वो 90% सिलेबस उनका तब कवर हो गया था, लेकिन जहां मुझे टेस्ट देना होता है या जेआईसी लेक्चरर का बैच है वो मैंने उनको भी फ्री दिया। तो भाई देखो, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बस जेआईसी लेक्चरर का बैच मैंने कुछ दिन के लिए सोचा था कि भाई जो है लोग उसको, सबसे सस्ता बैच मैंने निकाला था, फिर मैंने सोचा छोड़ पर। क्वेश्चन नंबर 16, बाइट द बुलेट मीन्स, बाइट द बुलेट। अब आप ये सोचो, बाइट द बुलेट, अब कोई साउथ इंडियन फिल्म के हीरो की तरह तो है नहीं कि किसी ने गोली चलाई और मुंह में बुलेट पकड़ के उसके 2 टुकड़े करके फेंक दिया। बेसिकली बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या होगा, टू कंप्लेन लाउडली, टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस करेजियसली, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक आउट ऑफ टर्न। तो भैया देखो, बाइट द बुलेट अपने आप में बोलता हुआ इडियम है, और जिसका मतलब होता है कि भाई एक पेनफुल एक्सपीरियंस को करेजियसली करना, टू बाइट द बुलेट। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कि अगर आप यहाँ पे कहें कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब है, आप ये सोचिए कि ये कोई इंसान है और इसने अपना एक हाथ और एक पैर भी जो है वो आईफोन 17 खरीदने के लिए दान कर दिया। ऐसा भी लोग मैंने जोक्स में पढ़ा है, किडनी विडनी बेच देते हैं, पता नहीं वैसे, मतलब पता नहीं, ये जोक तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है बहुत महंगा। जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर लोग जो हैं आजकल प्रॉपर्टी के रेट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि इट वुड कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग टू बाय प्रॉपर्टी इन मेन एरिया। तो ये जो है दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ब्रेक द आइस मीन्स बर्फ तोड़ना नहीं होता। शेट अ फ्रोजन वाटर, एंड अ फॉर्मल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, स्टार्ट अ फाइट, और फ्रीज सडनली। बेसिकली ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। ब्रेक द आइस मतलब होता है टू स्टार्ट, या एंड अ फॉर्मल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। हम यहाँ पे इसका लगभग वो मीनिंग मान सकते हैं कि व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेदर, जैसे आप बैठे हुए हैं कहीं, कोई कुछ बात निकल, अच्छा ना आज मौसम कितना चिपचिपा हो रहा है ना, तो इससे हम शुरुआत करते हैं।
कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद मौसम पे खूब अथाह जानकारियां दे दी जाती हैं और जबकि कोई सुन नहीं रहा होता उस बात को। तो टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन इज ब्रेक द आइस। अंडर द वेदर रेफर्स टू आउटसाइड रेन, फीलिंग अनवेल, गार्डनिंग या प्रिडिक्टिंग वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। दैट इज अंडर द वेदर इज बीमार होना, फीलिंग अनवेल। A penny for your thoughts is used to offer money, ask someone what they are thinking, request change, pay for advice. A penny for your thoughts यानी कि भाई आप जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आपका इसका मीनिंग है। और ask someone what they are thinking। ठीक है जी। तो यहाँ है अ पेनी फॉर योर थॉट इज टू आस्क समवन व्हाट इज गोइंग, व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो ये है पेनी फॉर योर थॉट। जॉन मिल्टन्स वर्क्स एंड लिटरेरी टर्म्स इन पैराडाइज रीगेन्ड। अच्छा ये इन पैराडाइज रीगेन्ड द सेंट्रल इवेंट इज। ये इसके जॉन मिल्टन के क्वेश्चन है हमारे। तो ये है भाई, देखो आपका क्वेश्चन है पैराडाइज रीगेन्ड का। पैराडाइज रीगेन्ड उनका छोटा एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट उनका ग्रैंड एपिक था। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है पैराडाइज रीगेन्ड। तो ये है द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आया और कूद कूद के आया और मेरे पास यहाँ तक मुझे सुनाई दे गया। मेरे स्टूडेंट्स भी आजकल ऐसे ही लिखते हैं, मैं उनसे मना करती हूँ यार ऐसे मत लिखा करो, ए इतने सारे इतने सारे ए बना देंगे। मिल्टन्स कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मास्क, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सोनेट। मिल्टन का जो कॉमर्स है दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मास्क। Which poetic device is exemplified by and all their sounds shall mourn? Paradise Lost। And all their sounds shall mourn। और ये कौन सी है? All their sounds। भाई देखो पैराडाइज पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन या लाइटोटीज। All their sounds shall mourn। वैसे तो इसमें जो है ये हाइपरबोली भी है कि, और ये साउंड को ह्यूमन बीइंग के तौर पे तो पर्सोनिफिकेशन बहुत ही है। The meter predominantly used in Paradise Lost is, Paradise Lost मिल्टन का ग्रैंड एपिक है और उसमें उन्होंने जो वर्ड्स फॉर्म यूज करी है वो ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है और ब्लैंक वर्ड्स में राइम नहीं होती मगर आयम्बिक पेंटामीटर होता है। सो द आंसर इज आयम्बिक पेंटामीटर। Milton's concept of justifying the ways of God to men appears in which work? मिल्टन ने इसमें एक अपनी फिलॉसफी है उनकी, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि भगवान ने पहले ही चुन रखा है who is going to be doomed and who will be blessed, and it depends, and he has also given free will. It depends on the choice of people whether they will be doomed or they will be blessed। तो ये थीम है पैराडाइज लॉस्ट की। He is proficient dash फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोफिशिएंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? इन, एट, विद, ऑफ। ही इज प्रोफिशिएंट इन, ही इज प्रोफिशिएंट इन। शी एब्सटेन डैश कमेंटिंग ऑन द इशू। एब्सटेन के साथ कौन सा यूज होता है? शी एब्सटेन मतलब बचा, किसी चीज से बचना। तो शी एब्सटेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग। He was engrossed dash, engrossed मतलब होता है पूरी तरीके से डूब जाना। He was engrossed dash the novel, he was engrossed in the novel, he was engrossed in the novel। तो डूबे। The conference is scheduled dash June। इन भी लगा सकते हैं और फॉर भी लगा सकते हैं, मंथ के हिसाब से इन जून लगा देते हैं। तो द कॉन्फ्रेंस इज स्केड्यूल्ड इन जून या फॉर जून, ये भी हो सकता था। दे वर अक्यूज्ड डैश एम्बेजलमेंट, कि उनके अक्यूज के साथ करेक्ट प्रेपोजिशन होता है ऑफ। सो हियर आई रेस्ट। ये थे 30 क्वेश्चंस जिसमें मिले जुले थे जॉन गोल्सवर्दी के क्वेश्चन थे और जॉन मिल्टन के थे। इसके अलावा ग्रामर में क्लॉजेस वगैरह थे, थोड़ी सी वोकैब थी और प्रेपोजिशन। आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगें। कुछ क्वेश्चंस के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है
दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।